एशिया टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मुजफ्फर गजाली। आज हमारे पैनलिस्ट में श्री प्रमोद जोशी जी हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और दूसरे पैनलिस्ट हैं पुष्परंजन जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, और थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे यूसुफ अंसारी साहब। हम आज के विषय पर चर्चा शुरू करें इससे पहले मैं कुछ डेटा आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट ड्रग्स का पकड़ा गया, एक प्राइवेट पोर्ट के ऊपर, जिसकी कीमत लगभग 21,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है, और उसका जो वज़न है वो 3,000 किलो बताया गया है। जबकि इससे पहले जो भी ड्रग्स की कंसाइनमेंट पकड़े गए हैं, खासतौर से हीरोइन के, 100 किलो से लेके 1500 किलो तक का ड्रग्स पकड़े गए हैं। जिन स्टेट में सबसे ज़्यादा ड्रग इस्तेमाल हो रहा है आज की डेट में, उसमें पंजाब का नाम बहुत प्रतरता से लिया जाता है, परंतु सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश सबसे हाईएस्ट लोग रहते हैं उत्तर प्रदेश में जो ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं। डेटा के मुताबिक 20.8% लोग उत्तर प्रदेश के ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं। बिहार दूसरे नंबर पर है 18.6%, केरला तीसरे नंबर पर 15.8%, वेस्ट बंगाल 7.4% और महाराष्ट्र 7%। इसी तरह एज ग्रुप के हिसाब से भी फर्क है। 31 से 40 साल के लोग 36.9% लोग इस्तेमाल करते हुए पाए गए हैं, जबकि 20 से और उसके नीचे की एज के लोग बहुत ही कम इसमें देखे जा रहे हैं। लेकिन आज के ज़माने में ड्रग्स स्टूडेंट्स तक के अंदर ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। कहा यह गया कि जो कंसाइनमेंट पकड़ा गया है ये यहाँ से कहीं और भी एक्सपोर्ट किया जाना था, या आगे इसको ले जाया जाने वाला था। अगर ये हमारे देश में कहीं जाता तो इससे कितनी बड़ी तबाही हो सकती थी, इसका अंदाज़ा लगाना अभी बहुत मुश्किल है। पहली बात, पहला सवाल मैं जनाब जोशी जी से करूँगा कि अगर जो लोग पकड़े गए हैं, दो एक हस्बैंड वाइफ, तो क्या इतने सिंपल लोग इतने बड़े कंसाइनमेंट की डिलीवरी और उसका कुछ काम कर सकते हैं? आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या कोई और भी लोग मुलविस हो सकते हैं, या ये कितना घातक हो सकता था हमारे देश के लिए अगर ये पकड़े ना जाते तो? देखिए, एक तो ये कि ये साफ है कि जो लोग भी अभी सामने हैं फ्रंट पर, खासतौर से ये जो एक महिला और पुरुष का नाम लिया आपने लिया है, ये इसके पीछे के मुख्य कर्ता धर्ता नहीं है। तो अपराध तो भले उनके ठीक रहा, उनके सिर पर फूटेगा, लेकिन इसके पीछे कोई और है, जरूर है। जो कहाँ है, उसकी हैसियत क्या है, वो इंडिया का है, इंडिया से बाहर से है, उसकी दिलचस्पी इंडिया में इस माल को बेचने की है या इंडिया से बाहर ले जाना चाहता है, क्योंकि अभी एक कंसाइनमेंट और इसके बाद आने की बात सुनी जाती है। तो ये सारी चीजें हैं जो बहुत अच्छी तरीके से तफ्तीश मांगती हैं, क्योंकि इसके जो आप पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन भी हैं, क्रिमिनल इम्प्लीकेशन तो है ही, इसके अलावा इंटरनेशनल पॉलिटिकल इंटरनेशनल इसके इम्प्लीकेशन भी हैं। अफगानिस्तान से आया है तो अफगानिस्तान से रिलेटेड जो तमाम चीज़ें हैं वो इसमें शामिल हैं। टेररिज्म का जो इंटरनेशनल नेटवर्क है उसका भी इससे रिश्ता है। और टेररिज्म क्या कहिए, जो ऑर्गेनाइज क्राइम का दुनिया भर में एक अलग नेटवर्क चलता है, जिसमें काफ़ी बड़े बड़े माफिया या जो इस तरीके के लोग हैं जो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल भी हैं, वो सब जुड़ते हैं। तो इस लिहाज से ये बहुत गहरी कहीं पर साजिश है, या कहिए कोई गहरा काम है। और दूसरा ये कि क्या इसके पहले भी ये होता रहा, कि जब एक बार को कोई चीज़ सामने आती है तो दसियों किस्म के सवाल मन में आते हैं, और उन सवालों की जांच पड़ताल होनी चाहिए। और अगर अच्छी जल्दी से जल्दी ये चीज़ें सामने आएंगी तो पता लगेगा। पहली नज़र में मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि वो जो सामने लोग पकड़े गए हैं या जो सामने दिखाई पड़ रहे हैं वो कोई इतनी बड़ी चीज़ हैं जो इतने बड़े कंसाइनमेंट को, आप बताइए $3 बिलियन है। $3 बिलियन बहुत बड़ा, मतलब 21,000 करोड़ रुपया
तो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। और बताते हैं कि ये कंसाइनमेंट इसके बाद और आने को था या आने को है, जिसको कि कहीं कहीं पर है वो। तो ये सब चीज़ें एक बड़ी पड़ताल की दरकार इनके साथ खड़ी जी, होती है। बहुत बड़ी पड़ताल की दरकार है। अब इशू ये है पुष्पेंद्र जी, कुछ दिन पहले आपने देखा कि 59 ग्राम 59 ग्राम गांजा रिया चक्रवर्ती के पास से मिला और उसको लेकर पूरी फिल्म इंडस्ट्री को टारगेट करने की कोशिश की गई। लेकिन 3000 किलो हीरोइन पकड़ी जाती है और उस पर पूरा मीडिया खामोश है, मेन स्ट्रीम मीडिया खामोश है। जबकि उस 59 ग्राम को लेकर के कितने लोगों से मालूमात की गई, कितने लोगों को टारगेट किया गया, 1 महीने तक उस पर बहस चलती रही। जबकि पुलिस कमिश्नर रिबेरो, जो महाराष्ट्र के पुलिस कमिश्नर थे, उनका ये कहना था कि अगर गांजे पर हम पकड़ मजबूत करें और गांजे को पकड़ें तो फिर बहुत सारे साधु संत जो मठों में इस्तेमाल कर रहे हैं वो इसकी जद में आएंगे। और इस तरह जो हल्के इस तरह के नशे हैं, अगर उन पर पकड़ सरकार मजबूत करेगी तो न जाने कितने लोग, अफीम है, गांजा है, चरस है, तो इसमें न जाने कितने लोग पकड़ में आएंगे। और इन चीज़ों को आमतौर पर नज़रअंदाज करती रही है पुलिस। आप क्या समझते हैं कि क्या इस पर बात होनी चाहिए, इसका गहन अध्ययन होना चाहिए, इस पर बात आगे बढ़नी चाहिए? पुष्पेंद्र जी। देखिए, गांजे पर तो हम बाद में थोड़ा बात करेंगे। थोड़ा आपको अपडेट दे दूं मैं। 8 अरेस्ट जी हुए हैं जो मुद्रा में पकड़ा गया है, मुद्रा बंदरगाह पे। उसके डीआरआई ने, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, 3 महकमा है, 3 शोबा है जो कि इन सब चीज़ों को देखता है। एक तो डीआरआई होगा, दूसरा कस्टम्स हो गया, और तीसरा जो है वो अभी याद आएगा तो मैं बताऊंगा। एनीवे, जो 8 अरेस्ट हुए हैं उसमें 4 अफगान हैं, 1 उज्बेक नागरिक है और 3 भारतीय हैं। अब ये छोटे छोटे कबूतर हैं, इनको ऐसे ही पकड़ के दिखा दिया जाता है, जैसे कि कई ऐसी चीज़ों में शो किया जाता है। 25,000 करोड़ का कंसाइनमेंट पकड़ा गया, 354 किलो। जो एक और भी कंसाइनमेंट पकड़ा गया था अभी पिछले महीने फरीदाबाद में। मैं मुद्रा से फरीदाबाद आ रहा हूँ। फरीदाबाद के पास एक फार्म हाउस है। ये छोटा मोटा ये भी कंसाइनमेंट नहीं था, ये इस साल का सबसे बड़ा कंसाइनमेंट था। 354 केजी हीरोइन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पकड़ा था यहाँ पर। इन सबों का जो रूट है, आज भी गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट, ये 2 चीजें हैं जो नारकोटिक्स का इंटरनेशनल रूट है, वो अब भी कायम है। और मैं सीधा सीधा उस पे आ रहा हूँ, जो पोर्ट जिसके अधिकार क्षेत्र में ये प्राइवेट पोर्ट है, देश का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट मुद्रा पोर्ट माना जाता है, और इसको देखते हैं अदानी पोर्ट एंड लॉजिस्टिक। उसमें आता है सारा कुछ, जिसके अंडर में ये पोर्ट आता है। गौतम अडानी इसके चेयरमैन हैं, राजेश एस अडानी इसके डायरेक्टर हैं, और करण अडानी इसके सीईओ हैं। इन 3 लोगों से कहीं भी डीआरआई के किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं कि वहां जाके दरवाजा नॉक करे और पूछे कि आपके इलाके में, आपके यहाँ शिप वहां उतरा और शिप से ये सारी चीजें बरामद हुई हैं। और उसमें उस कंसाइनमेंट में सीधा सीधा लिखा गया था कि ये जो है ये प्योर हीरोइन का पाउडर था, और उसको टेलकम पाउडर की तरह शो करके उसको उतारा गया था उस पोर्ट से। और डीआरआई को किसी ऐसे व्यक्ति ने, एक विभीषण की भी तलाश हो रही है कि वो विभीषण कौन है जिसने ये सारी सूचनाएं दी और इसको एक्सपोज कर दिया। और डीआरआई की मजबूरी हो गई इनको पकड़ना और इनको कंसाइनमेंट को शो करना। अब इतने बड़े लोगों के पास कोई क्यों पहुंचना नहीं चाहता है। अडानी पोर्ट और लॉजिस्टिक के पूरे देश में 12 अलग अलग बंदरगाह पे उनके काम धाम चल रहे हैं, उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। और एक इशू जो जहां से ये चला वो ईरान का इलाका है, जहां से ये निकल के कंसाइनमेंट आया वहां से, और उसे यहाँ तक लाने में, और यहाँ तक ईरान का बंदर अब्बास पोर्ट है जहां से मुद्रा पोर्ट के लिए कंसाइनमेंट चला था। तो आपकी जांच ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट, फिर वो जो रूट है जिस रूट से अफगानिस्तान वाले रूट से वहां तक पहुंचाया गया, वहां तक हमारे डीआरआई के जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं वहां तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं।
ये है गोल्डन क्रिसेंट का इलाका। गोल्डन ट्रायंगल है जो म्यांमार वाला इलाका है, वहां भी अडानी का एक पोर्ट है यांगून में, जो म्यांमार की पुरानी राजधानी रही है। वहां पर भी बड़ा कंट्रोवर्सी उठा था उनके पोर्ट को लेके, वहां पोर्ट की फंक्शनिंग को लेके बड़ा कंट्रोवर्सी उठा था। मैं कोई लिंक नहीं कर रहा हूं, मैं ये सुनिश्चित भी नहीं कर रहा हूं कि इन्हीं का काम होगा, मगर गोल्डन ट्रायंगल के इलाके में और गोल्डन क्रिसेंट के इलाके में इनके पोर्ट का होना और ये आवाजाही, ये बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ा ये इंटरनेशनल नेटवर्क को की तरफ इशारा करता है। वहां तक पता नहीं किसी खोजी पत्रकार की नजर जाएगी नहीं जाएगी, या कहीं पब्लिश होगा नहीं होगा, वो सब चीजें मुझे लगता है कि अभी ओपनिंग कमेंट है, मैं इस पर कुछ ज्यादा फोकस नहीं करना चाहता। मगर गांजे की जो कहानी है देश भर में, देखिए उसका सीधा सीधा सब लोग जान रहे थे कि पॉलिटिकल शिकार की तलाश थी, और वो शिकार उन्होंने 12 ग्राम गांजे के हवाले से किया उस शिकार को। आज भी वो परिवार तबाह हो चुका है। मैं ये नहीं कहता हूँ परिवार बड़ा अच्छा स्वच्छ होगा, मैं उसको उसकी पुष्टि नहीं कर सकता, मामला चूंकि कोर्ट में है, कोर्ट को ये तय करना है क्या सही और क्या गलत है। मगर आज भी उसका पीछा, जो पापाराजी कैमरामैन जो होते हैं, खोजी कैमरा पर्सन, आज भी 2-3 दिन पहले उसकी वही रिया चक्रवर्ती अपने पिता के साथ किसी बैंक में गई थी मुंबई में, और उसके पीछे तमाम कैमरामैन लग गए थे उसकी तस्वीरें खींचने के लिए। एक तरफ एक परिवार के पीछे आप लोग एकदम हाउंड जैसे किया जाता है, उनके पीछे लग जाते हैं, और एक तरफ इतने बड़े व्यक्ति के आगे पीछे जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती है। इस देश में 2 तरह का कानून है गजाली साहब, और उस कानून के तहत ही हम आप जी रहे हैं, और हम आप अपना चैनल की व्याख्या कर रहे हैं, मीडिया की व्याख्या कर रहे हैं। जी बहुत धन्यवाद। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार यूसुफ अंसारी साहब जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है प्रोग्राम में। यूसुफ भाई, मैं आपके पास ही सीधे आता हूँ, और सवाल ये कि इस पूरे मामले में जो बड़ी मछलियाँ हैं वो किस तरह से हाथ से फिसल गई हैं, या उनको जानबूझ करके टच नहीं किया जा रहा है, और छोटे छोटे प्यादों को इसमें शामिल करके इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। आप क्या समझते हैं इस बात? ये गजाली भाई, आपने कहा बड़ी मछली हाथ से फिसल गई है। फिसलने की बात तो तब है जब उन्हें पकड़ने की कोशिश हो, जब हाथ उन तक पहुंचे तब हाथ से फिसले। इन तक तो भी हाथ ही नहीं पहुंचे हैं। कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, ये मुहावरा हम बचपन से सुनते आए हैं, और सैकड़ों फिल्मों में ये हमने डायलॉग भी सुना है कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, उससे कोई बच नहीं सकता है। लेकिन शायद अब कानून के हाथ उसमें लंबे नहीं रह गए हैं कि वो बड़े लोगों तक पहुंच सके, या फिर कानून जिनके हाथों में है उन्होंने वो हाथ अपनी जेब में डाल लिया है, वो हाथ बांधे खड़े हुए हैं, और बड़े लोगों तक वो हाथ नहीं पहुंचते हैं। ये सिर्फ इस मामले में नहीं, हमने कई और मामलों में भी देखा है। कानून की गिरफ्त में वो आता है जो वकीलों के जरिए कानून को खरीदने की क्षमता नहीं रखता है। अब देश की जेलों के जाकर उदाहरण देखिएगा कि जो देश का गरीब मजदूर तबका है उसके अंदर कई रिपोर्ट इस तरह की आई है। आपका जो क्रिमिनल हमारा क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उसकी रिपोर्ट भी उठा करके देखिएगा कि साहब सोशली बैकवर्ड जो क्लासेस है हमारे यहाँ, उस तबके के लोग जेलों में ज्यादा हैं, और कई तो ऐसे मामलों में छोटी मोटी चोरियों में कई साल लोग गुजार देते हैं। तो कानून के हाथ से फिसलने की बात तब आएगी, जैसा रंजन भाई बता रहे थे कि भाई गौतम अडानी खुद उसके CMD हैं, चेयरमैन हैं, और उनके बड़े भाई, उनके भाई भी उसके अंदर है, तो उनसे पूछताछ क्यों नहीं होनी चाहिए? मेरे घर से आपके घर से अगर 10 ग्राम गांजा हेरोइन मिल जाए तो मेरा पूरा खानदान हो जाएगा, और हो सकता है कि वो उसके जिहाद के नाम से भी जोड़ दिया जाए। तो वो एक है। तो इस देश का जो नेशनल मीडिया है, राष्ट्रीय मीडिया जो है, ये उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो चीज इतने बड़े पैमाने पर पकड़ी गई है, हेरोइन, जो कि माना जाता है सबसे खतरनाक नशा है, और जिसको लेकर के बवाल मचा हुआ है। तालिबान, जब से अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हुआ तब से अफगानिस्तान तालिबान को लेकर के हमारे मीडिया में, दुनिया में मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा चिंता हमारे मीडिया को हो रही है। अब अगर उसी से लिंक करता हुआ इतना बड़ा कंसाइनमेंट हेरोइन का भारत में आता है, और उसमें अफगान के नागरिक के साथ हमारे नागरिक चले जाते हैं, तो उसकी तो जांच होनी चाहिए। ये हमारी राष्ट्रीय जिम्मेदारी, राष्ट्रीय कर्तव्य है। और जो राष्ट्रवादी सरकारें हमारी बैठी है, चाहे वो स्टेट सरकार के हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, उनकी पहली जिम्मेदारी बनती है साहब इस पूरे नेक्सस से वो पर्दा उठाएं, बेनकाब करें। आखिर कौन लोग हैं कि जो इतने बड़ा कंसाइनमेंट लेकर हेरोइन लाएंगे? 3000
किलो यानी 3 टन वो कहाँ बांटी जाएगी, वो पंजाब जाएगी, कहाँ जाएगी? क्योंकि हमारे देश में कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर नशे का कारोबार बहुत तरफ से होता है, और नौजवानों को वो अपने हक के लिए बात ना करें तो फिर नशे की लत लगाई जा रही है। ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। तो मुझे लगता है कि कानून अपना काम ढंग से नहीं कर रहा जिस हिसाब से करना चाहिए था। और अब इस तरह की जो घटना सामने आई है उसमें हम कह सकते हैं कि साहब इसके अंदर कहीं ना कहीं शय सरकार की शय भी हो सकती है। अब ये कह देना कि साहब सरकार ने ही इसका खुलासा किया है, सोशल मीडिया पे जो जिस तरह की बातें चल रही है उसको लेकर के, तो भाई तो जैसा पुष्परंजन जी ने बताया और प्रमोद जी भी बता रहे थे कि भाई जब जानकारी लीक होकर आई है, विभीषण की तलाश हो रही है, अगर वो जानकारी लीक होकर नहीं आती तो ये पता भी नहीं चलता, शायद इसकी जांचें नहीं होती। तो हो सकता है कि ये बात भी सही होगा, क्योंकि जिन लोगों ने ये काम किया है, इस कारनामे को अंजाम दिया है, उनकी तरफ से कोई जानकारी सरकार को लीक की गई है, इसलिए मजबूरी में इसको पकड़ना पड़ा हो, ये भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के ये कोई अच्छी अलामत नहीं है, वह खतरनाक है, और शक के दायरे में पूरा सिस्टम आता है, सिस्टम। तो जब तक इसका शक दूर नहीं होगा तब तक ये संदेह बना रहेगा। और ये बहुत बड़ा सवाल है कि जब आप छोटे मोटी चीजों को लेकर के इतना बड़ा हंगामा करते हो, क्योंकि मेरे टीवी चैनल पे बहस होती है, टीवी मीडिया ट्रायल किया जाता है, तो इतने बड़े पर पूरे मीडिया की खामोशी जो है वो मुझे लगता है ये खामोशी आपराधिक खामोशी है। जी, आपराधिक खामोशी है। जोशी जी, एक चीज़ ये समझ में नहीं आ रही कि पीछे भी इस तरह के वाक़यात सामने आए और उसमें एक सलीम नाम के आदमी का कई बार जिक्र आ चुका है अफ़गानिस्तान के, कि उसकी तरफ से इस तरह के कंसाइनमेंट भेजे गए हैं। तो आज तक उस तक हमारे जो भी जांच एजेंसियां हैं वो जांच एजेंसियां वहाँ क्यों नहीं पहुँच पाई, और क्यों नहीं ऐसे पूरे नेक्सस को पकड़ पाते हैं या उससे पर्दा उठा पाते हैं? इसके पीछे क्या कोई पॉलिटिकल इंटेंशंस हैं? जबकि हमारे देश में तो ये माना जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार है और अब सबसे ज़्यादा ईमानदार सरकार है। तो इसके बावजूद भी ये पूरे इस नेक्सस को क्यों नहीं एक्सपोज करते? देखिए, मैं अभी सरकार को लेकर के या उसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस को लेकर के इसलिए कहना ठीक नहीं समझता कि अभी तो हमको ज़्यादा जानकारी भी नहीं है, और अभी ये इतनी इनिशियल स्टेज पर है कि अभी इसकी जांच जब शुरू होनी चाहिए या होगी उसकी स्टेज भी नहीं है। और दूसरे, इस जो पकड़ा गया है इसके पहले और इसके बाद भी अभी कई और घटनाएं हुई हैं जिनमें ये चीज़ें पकड़ी गई हैं। और खाली इसके पहले का मतलब ये नहीं है कि इसके 2-4 हफ्ते पहले, इसके पहले वर्षों से गुजरात के कोस्ट पर खास तौर से, मतलब वैसे तो पूरे भारत में ही कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये चीज़ें पकड़ी जा रही हैं जो नशे से जुड़ी हुई या और भी कई किस्म की कंट्राबैंड चीज़ें, उसमें हथियार भी शामिल हैं, उसमें कुछ और चीज़ें भी शामिल हैं जो हथियार के अलावा भी हैं। आपने देखा एक आध बार पूरे के पूरे शिप्स पकड़े गए हैं जो काफ़ी समय तक रोके गए। तो एक तो ये इंटरनेशनल क्राइम भी है जिसमें आप अगर मान लिया कल को, अभी ये सुनाई पड़ रहा है कि इस मामले को एनआईए को दिया जाएगा। एनआईए को इसलिए कि जो एनआईए यूजुअली टेररिज्म से जुड़े हुए मामलों पर जांच करती है, और बाकी तो डीआरआई वगैरह हैं और जो नारकोटिक ब्यूरो की जो जांच एजेंसीज हैं, पर ये संभवतः एनआईए को दिया जाएगा। लेकिन एनआईए भी इसकी जांच तभी कर पाएगी जब इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ उसका कोऑर्डिनेशन हो, क्योंकि हमारा जो भी हमारी देश की एजेंसी है उसकी सीमा तो हमारे देश की बाउंड्रीज के अंदर है। उसके आगे के जाने के लिए उसको या तो किसी दूसरे देश की मदद चाहिए या इंटरनेशनल यूएन एजेंसीज या इंटरपोल या ऐसी बहुत सारी एजेंसीज का। तो बात तो यह है कि ये इतना जटिल मसला है कि इसको आसानी से सॉल्व कर लिया जाएगा, इसकी आशा मुझे नहीं है। यूँ आप राजनीतिक अनुमान लगाए जा सकते हैं और उसमें कोई आसानी है, कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक अडानी या वो किसी और की बात है, जो पोर्ट चलाने वाले की जिम्मेदारी जिस सीमा तक है उस सीमा तक वो उससे पूछताछ की जानी चाहिए और की जाएगी। और अभी तक क्या हुआ है मुझे ज़्यादा पता नहीं, पर मैं समझता हूँ कि इसके बाद जो भी मामला आया है, इसके बाद 2
इश्यूज हैं। एक, क्या इंडिया के अंदर इस तरह की जांच को रोकने का या जानबूझ करके कोई ढक्कन लगाने का कोई प्रयास होता है? और दूसरा ये कि क्या दुनिया की एजेंसीज को इस बात की फिक्र नहीं है? देखिए, खाली ये जो ड्रग्स का जो बिजनेस है वो पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। कोई भी नहीं चाहेगा अपने देश में, हमारे जो जनरेशन है, पूरी यूथ जनरेशन, उसको असर पड़ता है इसका। दूसरे पूरा अफगानिस्तान में इसी चीज़ को लेकर के झगड़ा है कि वहाँ पर पॉपी की खेती होती है और वो उसकी कमाई करने के लिए जो पैसा जाता है फिर वो टेरर फाइनेंसिंग में लग जाता है। तो अगर दुनिया में शांति बनानी है, ठीक से व्यवस्था बनानी है, और अगर हमें इंडिया में देखिए पूरे पंजाब को लेकर के ये शिकायतें हैं, पंजाब क्या पूरे, आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया और पूरे नॉर्थ ईस्ट तक, और आपने जो भी है वो बम्बई का मामला, ठीक है, वो उसके अपने इम्प्लीकेशन राजनीतिक थे, लेकिन एक चीज़ तो आपके सामने आई कि वहाँ पर छोटे छोटे बड़े बड़े जितने किस्म के ये फिल्मी कलाकार, सितारे और तमाम सेलिब्रिटीज़ के बीच में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है। तो ये एक फिक्र की बात है कि हमारा जो यंग जनरेशन है उस, और कल्चरली जो हमको ये डिकेडेंस, एक प्रकार की गिरावट पैदा हो रही, ये फिक्र की बात है। बाकी राजनीतिक जी, इसके ये जो इम्प्लीकेशन है। बहुत फिक्र की बात है। और पुष्परंजन जी, इसी के साथ एक सवाल ये बनता है कि इस तरह की जो भी चीज़ें आती हैं वो गुजरात पोर्ट में ही ज़्यादातर अभी तक इंडिकेशन में आई हैं कि वो पकड़ी गई हैं। तो गुजरात ऐसा कौन सा रास्ता है कि वहाँ से इनको आसानी होती है? और क्या ये चीज़ें सिर्फ भारत के लिए थी या भारत से म्यांमार तक या और हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं वहाँ तक ये यहाँ से सप्लाई होनी थी? क्या आप समझते हैं कि इसमें क्या इसकी वो है? देखिए गजाली साहब, 4-5 साल पहले एक स्टोरी के सिलसिले में मुझे अलंग पोर्ट पे जाना पड़ा, गुजरात का जो अलंग पोर्ट है, और दूसरा मुंद्रा, जहाँ एक कांड हुआ है वहाँ पर। वो इशू था पर्यावरण, उस पर हम स्टोरी कर रहे थे, ज्वाइंट स्टोरी थी, उसमें फ्रांस के और जर्मनी के पत्रकारों की ज्वाइंट स्टोरी थी, उसमें मैं भी इन्वॉल्व था उस टीम में। वहाँ पर्यावरण से रिलेटेड इसी मुद्रा बंदरगाह पर एक पहले, मतलब 2013 के आसपास, सुनीता नारायण ने एक पूरी जांच कमेटी बैठी थी, सुनीता नारायण की सेंट्रल फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट करके है, और पर्यावरण में जो वायलेशन हुआ था, जो फॉरेस्ट मिनिस्ट्री का एक इदारा, मतलब ये एक उससे अनुषंगी संगठन था, तो उन्होंने पूरी एक रिपोर्ट दी थी, मामला कोर्ट तक में गया था, जन सुनवाई भी हुई थी। पूरा मुद्रा का जो इलाका है, मुद्रा तालुका है, म्यूनिसिपैलिटी है वहां पर, और टाउनशिप बाद में इन्होंने बसाई थी, अडानी ब्रदर्स ने बड़ी टाउनशिप बसाई थी। वहां पर उनका एक तरह से एक छत्र राज है, उनकी मर्जी के बगैर कोई भी चीजें नहीं हिलती है वहां पर। प्रशासन ठीक है, सरकार का भी उसमें हिस्सेदारी है, SEZ बना हुआ है, वहाँ सरकार के लोग भी बैठते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी गए हुए हैं, पहले वहाँ थे, जानने वाले हमारे, वहाँ वो लोग हैं, वो पूरा सेटअप वो चल रहा है। मगर अलंग की जो हालत थी और मुद्रा की जो हालत थी, मुद्रा बंदरगाह की जो हालत है, उसे देख के लग रहा है पूरा कंट्रोल एक तरह से। और जो शिप आती है अलंग बंदरगाह में, चूंकि तमाम दुनिया की जो नीलाम की हुई शिप और तोड़ के उसे खत्म किया जाता है, शिप को ब्रेक किया जाता है, शिप ब्रेकिंग यार्ड जो है वहाँ पर, वो अंदर भी सामान्य आदमी नहीं जा सकता है, जुगाड़ करके आप जाएं या कोई बहुत हाई लेवल का कोई आपका एक्सेस हो तभी आप जा पाएंगे। वहाँ अंदर की हालत देख के हमें लगा कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। शिप जो ब्रेकिंग होती है, उस शिप के अंदर भी कई 100 साल पहले का रखा हुआ नारकोटिक्स वगैरह तक बरामद होता है, और उस बहुत लंबा हिसाब है उसका। यहाँ भी जो मुद्रा पोर्ट है, ये कच्छ के वाला इलाका है और ये स्ट्रेटेजिकली बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ से इस पोर्ट की खूबी है, ऑल वेदर पोर्ट है ये, यहाँ से सालों भर आप आवाजाही और दुनिया के हर हिस्से के जहाज यहाँ उतरते हैं। अडानी के सबसे ज्यादा कोल का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इसी पोर्ट के माध्यम से होता है। तो इसका एक इंटरनेशनल फिनोमेना भी है, इंटरनेशनल लिंक भी है। ये 3 महकमे जो हैं, जैसे कस्टम है, DRI है और NCB, नारकोटिक्स सेंट्रल ब्यूरो, ये तीनों का काम है ये नारकोटिक्स से रिलेटेड चीजों को देखना और सीमा के अंदर जो कुछ आता है वो करना। आप वहां तक, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है
कि आप दूसरी जगह कहीं नहीं जाना आपको। ईरान के राष्ट्रपति आए थे 12 जुलाई 2018 को। उस दौरान भारत ईरान के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग का भी समझौता एक हुआ था और ये अहद किया गया था कि भारत ईरान जो है नारकोटिक्स, आतंकवाद, कुछ भी ऐसी चीजें, कोई गतिविधियां हैं, उसकी खबरों को, उससे रिलेटेड कोई भी टिप्स है उसको शेयर करेंगे आपस में। तो अब सरकार क्यों यहाँ पर हुई है? क्या अभी आपको उसके लिए भी एक प्रोसेस चाहिए? क्या उसके लिए भी आपको ईरान से पूछने की आवश्यकता है? जिस पोर्ट से ये माल कंसाइनमेंट चला था बंदर अब्बास पोर्ट से, आप ईरान के इंटेलिजेंस अधिकारियों को क्यों नहीं शेयर कर रहे? कहाँ है वो सारी तत्परता आपकी? ये क्या किसी हम पत्रकारों को बताने की जरूरत है कि आपको करना क्या है इन चीजों को एक्सेस करने के लिए? और कंसाइनमेंट फिर जाना कहाँ था? कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे उसमें? ठीक है, आज तालिबान शासन है, आपका एक्सेस वहां पर नहीं हो सकता है, वो अभी तो संभाल रहे हैं अपनी सत्ता को, मगर तालिबान के जो हद है उससे बाहर, अफगानिस्तान से बाहर का जो इलाका है, वहां से तो आपके संबंध अच्छे हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग भी आप प्रोटोकॉल के हिसाब से कर सकते हैं। तो आप कहाँ सोए हुए हैं? आपका जो नेटवर्क है वो क्यों सोया हुआ है? ये तो बहुत छोटा मोटा मामला नहीं है, इस मामले को ढकने की कोशिश हो रही है जो मुझे लगता है। जी गजाली साहब। जी, ढकने की कोशिश हो रही है। एक सवाल ये आता है कि बंदरगाह भले ही अडानी के कंट्रोल में है या अडानी का उस पर कब्जा है या कंट्रोल है सरकार के साथ मिलकर, लेकिन वहाँ सारी एजेंसियां तो सरकार की हैं और सारी जिम्मेदारी भी, सिक्योरिटी भी वो सरकार की जिम्मेदारी है, ना कि अडानी की। तो फिर ये एजेंसियां उन चीज़ों को क्यों नहीं पकड़ पाती, क्यों नहीं उस तरफ इनका ध्यान जा पाता? यूसुफ अंसारी साहब। मैं थोड़ा ऐड कर दूं क्या? छोटी सी बात। जी जी जी, नहीं आप यूसुफ साहब पूछ लीजिए पहले। नहीं, उनके बाद में। जी जी मुजफ्फर साहब, जो एजेंसी अलर्ट थी तभी तो ये पकड़ा गया है, बात वो नहीं है पकड़ा गया, लेकिन जैसा कि शक जाहिर किया कि भाई कोई जानकारी लीक हुई थी तो उसकी वजह से हो सकता है मजबूरी में पकड़ा गया और ये धंधा बहुत तरह से चल रहा हो। क्योंकि अभी हम ये कयास लगा रहे हैं, इसलिए सारी बातें हो रही हैं, और इस सब मामले में तस्वीर साफ करने की जिम्मेदारी सरकार की है। अब जब एनआईए को जांच सौंपी जा रही है इसकी, तो उसका मतलब ये है कि सरकार को खुद इस बात का अंदेशा है कि आतंकवाद से इसका संबंध हो सकता है, क्योंकि एनआईए जो जांच करता है वो आतंकवाद से रिलेटेड मामलों की ही जांच करता है। लेकिन एनआईए की जांच भी बहुत ज़्यादा भरोसेमंद होगी इसकी गारंटी नहीं, क्योंकि इसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। जितने केस एनआईए ने साथ में दिए हैं उनमें से ज़्यादातर मामलों में लोग बरी हो जाते हैं। तो वो कब तक जांच होगी और कब उसका रिजल्ट आएगा, इस पर लंबा वक्त लगेगा। लेकिन जो आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि ठीक है, एयरपोर्ट की देखरेख अडानी के हाथ में है, लेकिन वह पूरा अमला जो है वो सरकार का है। इसका मतलब सरकार के अमले के सरकार के नाक के नीचे ही ये सारे काम हुए हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई अफगानिस्तान से मान लीजिए कंसाइनमेंट आया है तो किस रास्ते आया है, क्योंकि अफगानिस्तान तो लैंडलॉक कंट्री है। अफगानिस्तान लैंडलॉक कंट्री है, तो अफगानिस्तान से इतना बड़ा जो ये हेरोइन का खेप है, पहले ईरान कैसे पहुंची, ईरान से यहाँ, तो ये पूरा एक इंटरनेशनल जो ड्रग का कारोबार है, और उस ड्रग के कारोबार में जो सफ़ेद पोस्ट है और जो सरकारों के अंदर शामिल मशीनरी है, इसका भी एक रोल होगा। बिना रोल के इतना बड़ा कंटेनमेंट यहाँ से वहाँ से यहाँ नहीं आ सकता है, एक बड़ी बात है। तो ये कुछ एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का एक तार भर है, और जब तक इसकी ईमानदारी से जांच नहीं होगी तब तक कुछ भी कहना पॉसिबल मुनासिब नहीं है। और इस जांच को करना, जो प्रमोद जी अभी बता रहे थे कि भाई आसान इसलिए भी नहीं होगा, तो वाकई एनआईए के जांच का दायरा तो हमारे देश में ही है, और उससे बाहर कैसे जांच होगी, ये भारत सरकार को इस बारे में सोचना होगा और देखना होगा कि इसके आयाम क्या है। अगर वो आतंकवाद से जुड़ा हुआ मामला इसको मानती है तो क्या वो इंटरपोल से इसकी मदद लेती है, या जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जांच करने वाली है उससे किस तरह तालमेल बिठाया जाता है, ये सब है। लेकिन मैं जो आपने बुनियादी सवाल उठाया है कि भाई अडानी का पोर्ट भले ही हो, अडानी को उसका केयरटेकर बनाया हो या उसे लीज पे दिया हो या उसे बेच दिया है सरकार ने, लेकिन काम करने वाली सारी एजेंसी सरकार की है, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सरकार की बनती है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है, क्योंकि दोनों सरकारों के मिले जुले विभाग एयरपोर्ट हो या यहाँ पर हो वो होंगे, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो उनकी बनती है, और वो तस्वीर साफ होनी चाहिए। जी।
जी, तस्वीर साफ होनी चाहिए। पुष्परंजन जी, आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे इसमें? देखिए, बड़ा आपने उचित सवाल उठाया है। वो जो इलाका है, मुद्रा का प्राइवेट पोर्ट है, वो उस बंदरगाह में ऑफ कोर्स वहाँ पर डीआरआई के ऑफिशियल्स रहते हैं, कस्टम के रहते हैं, या फिर एनसीबी के ऑफिशियल्स रहते हैं। उस चैनल से भी गुजरना होता है, जो जहाज आते हैं उनकी चेकिंग और सब कुछ, और उसके बाद जो टैग लगता है, फिर वहाँ से मूवमेंट होता है, चीज़ों का मूवमेंट होता है। मगर उस आप ये सोचें कि सब कुछ इन्हीं के हाथ में है, सरकारी अधिकारियों के हाथ में, ऐसा भी नहीं है। जो पोर्ट का ऑपरेशन है, जो ऑपरेटर होता है पोर्ट का, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होता है, और वो चाहे आंख मूंद ले तो बहुत सारी चीजें दाएं बाएं निकल जाती है। जहाँ खुला हुआ जो इलाका है, जो बाहर से ठीक है बंद दिखता है और वहाँ चौकसी होती है, उसकी पूरी चौकीदारी होती है, लेकिन इस पोर्ट में कई सारे छूट भी सरकार की तरफ से मिले हुए हैं। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लीव ऑफ एब्सेंस एक आता है, जिसमें कि आप कर्मचारियों से 24 घंटे काम नहीं ले सकते हैं, बहुत सारे लेबर लॉ उसमें आता है। उसकी छूट दी गई है इस बंदरगाह पे, और वो छूट किसको दी गई है? अडानी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स को। ये कोई मोदी सरकार की वजह से ये अडानी पोर्ट एंड लॉजिस्टिक नहीं आई है। इसके पहले की जो सरकार थी, इसकी स्थापना जो है मुद्रा पोर्ट की 26 मई 1998 को हुई थी। उस समय गुजरात अडानी पोर्ट लिमिटेड, GAPL इसका नाम था, जो ऑपरेट कर रही थी यहाँ पर मुद्रा एयरपोर्ट। अडानी का ही, अडानी परिवार का ही था ये। उस समय शासन किसका था कहने की आवश्यकता नहीं, हम सब जानते हैं, कांग्रेस का शासन। और उसके बाद इसका जो स्टेटस बदला है वो है फिर 26 का आंकड़ा बड़ा जबरदस्त है इस पूरे ग्रुप में। 26 अप्रैल 2016 को स्थापित हुआ फिर अडानी पोर्ट एंड लॉजिस्टिक, नाम बदल के, और उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सब तमाम चीजें फिर आगे पीछे करी गई उसमें। तो ये चीजें हैं, मगर हम ये कहते हैं कि केवल सरकारी अधिकारियों की जिम्मेदारी वहां पर है और प्राइवेट कुछ नहीं है। आपको कोई एक कॉम्प्लेक्स दे दिया जाता है गजाली साहब, एयरपोर्ट हो या कोई भी रेलवे स्टेशन हो, कि प्राइवेट है, और ठीक है वहां पर रेलवे पुलिस भी होती है, वहां पर बाकी भी जिम्मेदार लोग होते हैं सरकार के, मगर आपकी जिम्मेदारी भी वहां पर इक्वल हो जाती है। आप जब प्राइवेट पार्टनरशिप आपकी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में यही होता है। जी जी, तो आपकी जिम्मेदारी भी बराबर हो जाती है सरकार के साथ। इसमें एक अजीब चीज नजर आ रही है कि ड्रग का हिंसा के साथ भी कोई संबंध है क्या? ये भी एक सवाल है, क्योंकि अभी आसाम के अंदर जिस तरह के इंसिडेंट सामने आए हैं, और इससे पहले भी जो हिंसा के बहुत सारे घटनाएं सामने आती रही हैं, तो क्या ड्रग्स का हिंसा के साथ कोई संबंध है क्या, जोशी जी? हाँ, मैं असल में इस चीज़ के और 2-3 पहलुओं पर बात करना चाहता हूँ। देखिए, ठीक है, अडानी की क्या जिम्मेदारी है या पोर्ट का क्या जिम्मेदारी है, इस पर भी आप बात करें, लेकिन बातें तो इससे बड़ी हैं। जैसे पोर्ट तो एक भूमिका रखता है और उसमें जितनी उनकी पोर्ट के जो संचालक हैं या प्रबंधक हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन अगर जैसे इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर कोई अपराध होता है तो जो GMR है उसकी जिम्मेदारी भी बनती है, बाकी और लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। जैसे GMR उसकी एक एजेंसी है जो हवाई अड्डे का संचालन करती है। तो ये एक इशू है, लेकिन मैं जिस चीज़ पर जोर देना चाहता, और उसकी जांच होनी चाहिए, इसमें दो राय नहीं है, मैं जिस चीज़ पर जोर दे रहा हूँ वो ये कि अभी जो वर्ल्ड ड्रग्स रिपोर्ट आती है हर साल, एक एजेंसी है जो ये सब ऐसी सालाना रिपोर्ट जारी करती है, तो उसकी जो 2021 की रिपोर्ट है वो कहती है कि जो सबसे ज़्यादा दुनिया में ये नशे का जो इस्तेमाल है वो साउथ एशिया में है। मतलब साउथ एशिया का मतलब है इंडिया या इंडिया के जो साथ के जुड़े देश हैं। करीब 39% दुनिया का जो खर्च जो खपत है उसमें 39% करीब साउथ एशिया में होती है। तो इसके एक तो ये पहलू है जो ट्रेड और इसके पीछे के जो लोग भी हैं इसमें जुड़े हुए हैं। क्राइम का इसका एक पहलू है जो आपने सुझाव दिया कि हिंसा बढ़ती है, हिंसा भड़कती है, क्योंकि जो मनी
एक इलीगल किस्म का मनी जिस काम पे लगा होता, और अरबों खरबों रुपए का ये कारोबार है, और वो सारा कारोबार ब्लैक का है। तो इसका मतलब है कि एक क्राइम का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इसके पीछे काम कर रहा होता है। उसमें राजनेता भी शामिल होते हैं, उसमें सरकारी अधिकारी भी शामिल होते हैं, उसमें कई तरीके के लोग शामिल होते हैं। जब वो पकड़ में आते हैं तो फिर वो बातें दिखाई पड़ती हैं। संगठित जी व्यापार, संगठित बिजनेस या संगठित और जो ऑर्गेनाइज इंडस्ट्रियलिस्ट ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये तो जब सामने आएगा तो पता लगेगा। क्योंकि ये संगठित कारोबार जो होता है वो अपने को कम से कम इन चीजों से बचाने की कोशिश जरूर करता है। अगर जी अडानी के ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से कोई चीज होती है तो ये फिर बहुत भयानक किस्म की एक कल्पना आप करनी पड़ेगी। ऐसा है या नहीं, मैं इसके बारे में कोई कयास नहीं लगाना चाहूंगा। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि साउथ एशिया में, हमने पंजाब का जिक्र किया ही है, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, खासतौर से इलेक्शन का टाइम आ रहा है जिस समय इन सब चीजों का इस्तेमाल बढ़ जाता है और इनसे मनी जो जनरेट होता है वो फिर इलेक्शन में लगता है। देखिए, आप जानते हैं जो चुनाव में सबसे ज्यादा पैसा ब्लैक का मनी खर्च होता है। जो लिमिट है हमारे विधानसभा की या लोकसभा के क्षेत्र में पैसे की, उसका 10-10, 20-20 गुना नकद का मनी उसमें लगता है। और उस नकद के मनी से ही सारी चीजें घटिया पैदा होती हैं, जिसे पेड न्यूज आप कहते हैं। अखबारों में जो छपती हैं खबरें, वो कैश में मोटी मोटी गड्डियों में और रेलगाड़ियों में वो पैसा आता है। वो कोई बैंक के अकाउंट चेक से या ट्रांसफर से नहीं आता। तो ये चिंता की बात है कि एक बहुत बड़ा क्राइम का और एक बहुत बड़ा जो एक स्ट्रक्चर है हमारे देश में, वो है ये। और हमारे देश या जो भी श्रीलंका या म्यांमार या हो सकता है पाकिस्तान तक जाते हों, या अभी जो आसपास के देश हैं, तो नेपाल, तो ये इस चिंता की हमारी ये भी एक बात है। बाकी जो यहाँ पकड़ा गया है, जो लोग ला रहे थे, जो इसका इंतजाम करते हैं, उनको तो पकड़ना ही चाहिए। बाकी चीजों को भी ध्यान देना चाहिए। ये बहुत ही जी हमारे नौजवानों की नई पीढ़ी को तबाह करने वाली एक साजिश। जी नौजवानों को तबाह करने वाली एक चीज़ है, और इस पर हम चर्चा आगे भी करते रहेंगे। लेकिन एक सवाल बहुत ही अहम आसाम की तरफ से आ रहा है, और वो सवाल ये है कि आसाम में जिस तरह 250 फैमिलीज को उजाड़ा गया और पुलिस ने फायरिंग करके 2 लोगों को मार दिया, और एक आदमी की लाश पर एक पत्रकार उछल कूद कर रहा है, उसको घूं से मार रहा है। क्या ये मानवता की हमारे अंदर इतनी कमी आ गई है, या हम इतने हिंसक हो गए हैं कि अब जो मुर्दे हैं उनको भी हम अपने गुस्से का निशाना बनाते हैं? यूसुफ अंसारी साहब, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? ये बहुत शर्मनाक है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है कि इसकी हम और आप इसकी कड़ी निंदा कर सकते हैं, इसके ऊपर नारा तो भेज सकते हैं और सोच सकते हैं कि सिस्टम हम कहाँ से चले थे और हम कहाँ आ गए हैं। ये सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है, बल्कि जो एक नफरत भरी जा रही है इंजेक्शन के जरिए लोगों के जहन में, खास समुदाय के खिलाफ, खास समुदाय से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ, उसका एक ये नफरत का एक नया नया आयाम है। वो आयाम हमें कई तरह से देखने को मिलते हैं। आपने पिछले रोज 2 साल पहले देखा होगा कि एक शख्स को एक आदमी ने काट दिया, था उसे तो उस समुदाय का आदमी पसंद नहीं है, काटते हुए उसने वीडियो बनाई और जला दिया। अब एक नया अध्याय आया है। तो ये जो नफरत में पागल हुए जा रहे हैं लोग, वो ऐसा लगता है कि साहब वो अपनी नफरत का इजहार करने के नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। और मुझे नहीं लगता है कि सभ्य समाज को इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त करनी चाहिए। अच्छी बात इसमें यह है कि इस घटना के बाद बहुत सारे लोगों की आंखें खुली है, और वो आंखें खुलने के बाद ये सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि हर तरह की बातचीत होती है। और कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि भाई किस तरह से पुलिस की ट्रेनिंग, किस तरह के सिक्योरिटी फोर्सेज की ट्रेनिंग किस तरह के साथ जो निहत्ते हैं, या उनके हाथ में का लाठी भी है, डंडे भी हैं, और वो एक आदमी को चारों तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेज घिरे हुए हैं। तो गोली क्या पैर में मार के उसे, या उसे जिंदा पकड़ा जा सकता था, उसे मार नहीं जाता, उसे सीधे में गोली मारने का जो ये चलन है, इसका ऑर्डर किसने दिया, तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। और ये है कि जब नफरत इस हद तक बढ़ गई है तो उस समाज के हर हिस्सा उससे मुतासिर हो रहा है। और जब एक
समुदाय विशेष को, उस समुदाय विशेष से जुड़े हुए लोगों को विलेन बताया जा रहा है, देशद्रोही साबित किया जा रहा है, देश की हर समस्या के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। तो इस तरह की चीज़ें जो है सामने आ रही हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और मुझे लगता है कि वो इसलिए भी बढ़ावा दिया जा रहा है कि सर इस तरह की हरकतें करने वालों के खिलाफ कानूनी तौर पे कोई एक्शन नहीं होते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से तय मिलती है या मौजूदा सरकारों की तरफ से कुछ दिन की जेल के बाद उनकी रिहाई हो जाती है। और सबसे शर्मनाक बात ये होती है कि इस तरह के लोगों को जो इस तरह की हरकतें करते हैं, न उनका सामाजिक बहिष्कार होता है बल्कि उनका फूल माला पहना करके उनका सत्कार किया जाता है। ये उदाहरण है कि दादरी में जो बिछड़ा कांड हुआ था, युवती का खराब की मौत हुई थी, जब उसके हत्या के जो आरोपी थे उसकी मौत हुई तो उसको तुरंत जेल में लपेटा गया। झारखंड में इस तरह का जिनसी का केस हुआ, इसके जब दोषी जेल से छूटकर आए जमानत पर, तो केंद्रीय मंत्री ने जाकर के उनको फूलमाला पहनाई। और ये हम दिल्ली में देख रहे हैं सर, जिन लोगों ने नफरती भाषण दिए जिसकी वजह से दिल्ली में हिंसा हुई, उनके खिलाफ पुलिस ने FIR करना तो दूर समझो, पुलिस के अधिकारी ने ये चिट्ठी लिखी के साथ अगर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा तो इसको जो भविष्य में समाज के अंदर नाराजगी पैदा होगी और उन्हें जो है पार्टियों में, अपनी पार्टी में उनके ओहदे देकर प्रमोशन दिया जाएगा, तो उससे एक मैसेज जाता है कि ऐसा करने से हमें अपनी पार्टी में प्रोत्साहन मिलेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा मिलेगी। तो ये चीज़ें इस तरह से सरकारी शेयर मिली हुई है, इसलिए सारी चीज़ें हो रही है। अभी तक कोई ऐसा सामने नहीं आया कि साहब जिस मीडियाकर्मी ने लाश को बंदी से उछलते हुए हमने देखा वीडियो में, वायरल वीडियो में, इसके खिलाफ कोई एक्शन हुआ है, ये बात या क्या एक्शन हुआ है इसके खिलाफ सामने नहीं आ रही है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और स्थिति है और इससे सिर्फ शर्मिंदा हुआ जा सकता है कि हमने एक ऐसा समाज बना दिया। क्या हमारे जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी, जान दी, लड़ाई लड़ी और ये सोच के लड़ाई के आज़ाद हिंदुस्तान ऐसा होगा कि जहाँ सब मिलजुल कर रहेंगे, प्यार मोहब्बत करेंगे, क्या वो यही सपना था? ये सपना था तो क्या उन्होंने गलती की? बहरहाल ये हमारे एक देश के रूप में, देश का नागरिक होने के नाते हमें एक जिम्मेदारी का एहसास करने की ज़रूरत है और इस तरह की ताकतों को कैसे डेमोक्राइज किया जाए और किस तरह से जाए, ये सोचने की ज़रूरत है। गजाली साहब, लगता ये है कि शायद यूसुफ भाई आप ही एंकरिंग कर लीजिए अभी फिलहाल, क्योंकि नेट पे मुझे लगता है गजाली साहब का जी। तो मैं चाहूँगा कि प्रमोद जी आप इसके ऊपर रोशनी डालिए, आप हम सब में वरिष्ठ हैं और आपका तजुर्बा ज़्यादा है कि आप इस घटना को कैसे देखते हैं और इस तरह की घटनाएं आगे नहीं हो, इसके लिए सरकारों को क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, इसके लिए मैं शब्द नहीं खोज पाऊंगा क्योंकि शर्मनाक और वगैरह वगैरह शब्द जो हैं वो बहुत हल्के पड़ते हैं। मैं जिस वक्त ये मैं देख रहा था, जिस वक्त किसी चैनल पे ये वीडियो दिखाया जा रहा था, तो मुझे ये इतना क्रूर और इतना अमानवीय और इतना घटिया, इतना ख़राब मेरी समझ में नहीं आया कि कोई फोटोग्राफर कैसे ये काम कर सकता है किसी व्यक्ति को। मतलब हालांकि वो फोटोग्राफर अखबार या पत्रकार नहीं था, वो सरकारी जो डिपार्टमेंट ने उसको रखा हुआ था, लेकिन कोई भी हो, कैसा भी फोटोग्राफर हो, वो ऐसी हरकत करे, ये तो बिल्कुल, मैं तो पुलिस वाले को भी नहीं समझता हूँ कि किसी पुलिस वाले को ये हक होता है कि किसी निर्दोष व्यक्ति को, जो अगर आपको खतरा नहीं पैदा कर रहा तो लाठी मारनी चाहिए, पर और गोली तो फिर और भी बड़ी बात है, उसकी जान लेना। मतलब हम इस चीज़ के मैं नहीं समझता, ये बात को हम कायल नहीं है कि पुलिस की भी ये रोल है कि वो किसी इंसान को लाठियों, डंडों या गोलियों से घायल करे, मारे। हाँ, प्रिवेंट करने का काम है पुलिस का और कोशिश करनी चाहिए कि अगर वो अपनी हद को पार कर रहे हैं तो एक हद तक अपने ऊपर, क्योंकि उनको ही प्रोटेक्टिव पहने होते हैं, अपने ऊपर उनके हमलों को झेलें और उनको रोकें। तो ये एक सिविलाइज सोसाइटी की हम बात करते हैं। हम जिस जो बातें करते हैं आमतौर पर, वो बातें होती हैं कि हम एक सभ्य समाज हैं या सभ्य समाज बने, या हम एक बड़े दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक क्षेत्र से आते हैं। तो ऐसा हमारा अध्यात्म, हमारा संस्कृति, हमारा समाज, हमारा जो भी विचार है वो कूड़े में चला जाता है। हम दुखी होते रहते हैं, शर्माते, क्या शर्म की बात है, ये तो भयानक रूप से हम इसकी कल्पना नहीं करते। तो मैं
इसके लिए जो शब्द है मेरे पास शब्द कम होते हैं कि आप यूँ मानकर चलिए। पर यह है कि सरकारें क्या कर सकती हैं, ये तो हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा दोष है। अगर मॉब लिंचिंग हो रही है तो मैं उसमें तो पुलिस कुछ नहीं, मैं तो उस मॉब को लेकर के चिंतित रहता हूँ जो जिसके दिमाग में वो पता ही नहीं, उसके अंदर इंसान और इंसान के बीच का फर्क ही नहीं मालूम। आप बताइए हम कैसे ये अपने सामने आदमी को मरते हुए देखते हैं। कभी ठीक है गुस्सा किसी वजह से हो सकता है कि 100 लोगों के मन में कोई गलतफहमी हो, कोई चोर उनको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उसका एक जो तरीका है वो कानून के हवाले करिए। अगर वो कोई गलती कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है या किसी को छेड़ रहा है या कहीं पर ये तो बिल्कुल समझ में आने वाली बात नहीं है कि जिस तरीके से हम बिल्कुल ऐसे क्रूर हत्यारे के रोल प्ले कर रहे हैं। फिलहाल ये हम शर्मिंदा हूँ, परेशान हूँ या जो भी आप कहें। जोशी जी आपने भाई सही बात कही कि, लेकिन मैं चाहूँगा कि कुछ रंजन जी आप भी इसके ऊपर अपनी राय रखिए कि क्या इस तरह की चीज़ें जो हो रही हैं इसका रीज़न क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। देखिए यूसुफ साहब, कई इस किस्से के एंगल हैं जो कुछ हुआ है वहाँ पर। एक तो ये कि 3-4 दिन से लगातार ये प्रचार चल रहा है कि कैमरामैन प्रेस का था, फला था, ढिमकाना था। उसका नाम है विजय शंकर बोनिया और वो लोकल वहाँ पर छोटा मोटा काम करता था, कैमरा लेके फोटोग्राफर है। और उसके बाद उसको अभी गिरफ्तार किया गया, उसका 14 दिन के कोर्ट के रिमांड पे लिया गया है। प्रशासन ने उसको इसलिए हायर किया था कि चलो जो भी कार्रवाई हमें इविक्शन का करना है उस कार्रवाई के दौरान तुम शूट करना, वीडियो बनाना उसकी। मगर वो इतना ज्यादा प्रशासन की चमचागिरी में आ गया कि दरिंदा हो गया, इंसान से दरिंदे में बदल गया। पहले तो उसके पेट में गोली लगी, जो कि उसके जो मृतक है उसकी पत्नी का और उसके परिजनों का कहना है कि पहले पेट में गोली मारी, गिरा, उसके बाद ये कूद के मारने का वो जो नृशंस दृश्य है पूरे देश ने क्या पूरी दुनिया ने देखा। और उसके 2 दिन के बाद ही एकात्मक मानववाद पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की एकात्मक मानववाद पे व्याख्यान पूरे देश में चल रहा था। और जो बिडेन से मुलाकात जब प्रधानमंत्री हमारे कर रहे थे तो भी मानवतावाद की बात कर रहे थे और संयुक्त राष्ट्र तक में। लेकिन ये जो चेहरा है 2-3 दिन पहले का चेहरा वो भयावह है अपने आप में। दूसरा, असम में हो क्या रहा है, दारांग का जो इलाका है जहाँ पर ये घटना घटित हुई है, वहां पर कुल मिला के एक जमीन है, 25 बीघा जमीन है जिसे कि इनको खाली कराना था। उस जमीन को 4500 बीघा, सॉरी 2500 नहीं। एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट गुरुखुटी, कोऑपरेटिव फार्मिंग का प्रोजेक्ट बहुत दिन से चला आ रहा था। और वहां पर उसके लिए आसू ने, असम गण परिषद के छात्रों ने भी धरना दिया था दारांग के मुख्यालय में। और इसके बाद ये कहानी 3-4 साल पहले की है। अभी सरकार जब से इनकी सरकार आई है तो ये लोग सबसे ज्यादा एक्टिव हुए इस प्रोजेक्ट को लेके। और उस प्रोजेक्ट को क्या जिम्मा पदम हजारिका जो वहाँ के लोकल एमएलए हैं उनको दिया गया था। और सबसे जो दिलचस्प है, जिनको बचाने की चेष्टा मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा कर रहे हैं, वो है उनका छोटा भाई, वो दारांग का एसपी है, सुशांता बिस्व शर्मा। पहले वो उनसे मेरी मुलाकात है 2-3 साल पहले। मैं वहाँ एक दूसरा जिला है, वहाँ से कोई 300 किलोमीटर दूर है, ग्वालपाड़ा, वहाँ पर पोस्टेड थे। वहाँ से इनका यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है, सुशांता बिस्व शर्मा के। वो स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं। तो इनको बचाने की चेष्टा भी सरकार लगातार कर रही है कि एसपी साहब पर कहीं भी इसकी आंच नहीं आनी चाहिए इस कांड की। पुलिस की भूमिका देखिए, दोनों तरफ से उकसावे की कार्रवाई तो हुई थी, पथराव हुआ था एक तरफ से। वहां जो परिवार जिसको लेके सीएम ने भी बयान दिया है, आज ही सुबह उनका बयान में देख रहा था, जो इन्होंने कहा कि इसके पीछे अखिल असम अल्पसंख्यक छात्र संगठन, आमसू जिसका नाम है, वो लोग इसमें थे। और साथ साथ उसमें उस संगठन का भी नाम जोड़ दिया गया है जो यहाँ पर बहुत लंबा, आपको ध्यान होगा, शाहीन बाग धरना चला था, उसमें उसका उस संगठन का नाम आया था। उसका भी उन्होंने नाम बाकायदा लिया था कि इन घटनाओं में उसका भी हाथ है, हम इसकी जांच करा रहे हैं।
उनका ये कहना है कि जिन परिवारों को वहां से वो भूमिहीन बिल्कुल उस तरह से नहीं थे, इनकी पुश्तैनी गांव जो बगल में तलगांव बागबर आदि है, वहां पर खेती के वास्ते जमीनें हैं इनकी। ये यहाँ पर और जमीन जो फर्टाइल जमीन है उसको ये जोत रहे थे और उस पर अपना कब्जा जमाए हुए थे, जो खाली हमने कराया था। इन 60 परिवारों जिनको बेदखल वहां से किया गया था, उनकी हालत आप देखेंगे हिल जाएंगे। दोनों तरफ से करकट का शेड और उसके अंदर बैठ के वो जलावन और सब करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं कुछ दिनों से। वैसे लोगों को, और दिहाड़ी मजदूर था जिसको मारा गया है, जिसको मारपीट कर जिसकी हत्या की गई है और एक और की पूरी फायरिंग में मारा गया है उसको, और इसकी जांच वहीं के अवकाश प्राप्त जज करेंगे। अब कितनी जांच क्या, उसका क्या नताइज निकल के आता है वो तो देखने वाली बात, वो तो बात की चीजें हैं। लेकिन सरकार इसको लीपापोती करने के लिए शुरुआत हो चुकी है। सब कुछ वहाँ धीरे धीरे ट्रैक पे लाने की चेष्टा हो रही, वैज्ञानिक ढंग से कृषि वहाँ पर उसकी स्थापना भी की जा रही है। और हेमंत विश्व शर्मा इसका क्रेडिट भी लेना चाह रहे थे कि देखो जी, हमने 4500 बीघा जमीन पर, 1500 बीघा जमीन पर सरकारी कृषि और उसके अलावा जो 2000 बीघा जमीन है, मतलब कुल मिला के 4500 बीघा जमीन पर हम फार्मिंग करा रहे हैं, यूथ को इन्वॉल्व कर रहे हैं। वो सारा कुछ इस घटना के बाद से पलट गया। वहां पर सरकार की छवि बिगड़ गई एकदम से, जिसकी एक कल्पना नहीं कर सकते थे। सबसे दिक्कत क्या है वहां पर, जैसे ही कोई मुसलमान नाम आता है तो उसको बांग्लादेशी कह के मार पिटाई उसकी शुरू हो जाती है। असम का एक कल्चर है, एक चरित्र है वहां पर। और उसके भले ही वो बाकायदा वो नेशनल सिटीजन रजिस्टर में इसका नाम भी दर्ज था जो मृतक है, लेकिन आपने उसको डिक्लेयर कर दिया कि बांग्लादेशी था, मारो इसको। मतलब घृणा पैदा करो उसको। अगर वो बांग्लादेशी था फिर तो शेख हसीना सरकार को भी इन्वॉल्व होना चाहिए, यहाँ पर पूछना चाहिए कि हमारे नागरिकों को कैसे आप मार रहे हैं और इस तरह से मार रहे हैं। तो यहाँ तो आप फंस रहे हैं, आपकी सरकार फंस रही है यहाँ पर। तो ये बड़ा अजीब व गरीब यहाँ पर। ठीक है, अब गुरुफूटी परियोजना जो है वहाँ पे जुताई शुरू हो गया है। ये जो पदम हजारिका हैं बीजेपी के एमएलए, उनकी देख रेख में वहाँ पर ट्रैक्टर भी जोतना शुरू कर दिया। आज सुबह मैंने फोन भी किया था, जो प्रेस क्लब गुवाहाटी है वहाँ पर कुछ साथियों से बात की थी। एक बड़ी मुश्किल चीज है, एक बड़ी मुश्किल जो मैं खत्म कर रहा हूँ जोशी जी, नहीं वो मैसेज देखिए, अच्छा वहाँ पर जो जी वहाँ पर जो फोटोग्राफर्स एसोसिएशन असम में, उन्होंने बाकायदा एक बयान जारी किया, उनका जो जनरल सेक्रेटरी है, कि यहाँ पर हम लोगों को काम करना मुश्किल हो गया है। हमारे प्रति इतनी घृणा हो गई है कि प्रेस फोटोग्राफर जो हैं वो भी इस तरह के हिंसक कार्रवाई में साथ रहते हैं। तो उन्होंने बाकायदा बयान जारी करके कहा कि एक तो कि जो और दरिंदा था विजय शंकर बोनिया, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो फोटोग्राफर प्राइवेट था जिसको पुलिस लेके आई थी खुद अपने लिए, और हमारा काम करने के लिए हमारे लिए मुश्किल हो रही है। हमारे जो फोटोग्राफर हैं जो रजिस्टर्ड हैं वहाँ पर सरकार से भी और शासन से भी, उनको किसी भी दुर्गम इलाके में आज की तारीख में काम करने की मुश्किलें इसलिए हैं कि लोगों का आक्रोश इतना है कि किसी भी फोटोग्राफर पर हमला करके मार पिटाई कर सकते हैं, उनको उनके जान का खतरा है। प्रेस फोटोग्राफर जो वास्तव में प्रेस फोटोग्राफर है, पत्रकार भी सांसद में है, उनके लिए भी एक शामत आई हुई है, तो उनको भी जवाब देना पड़ रहा है। ये पहले तो इस अफवाह को खत्म करने की मुश्किलें हो रही हैं। दिल्ली तक हम लोग यही जान के चल रहे थे कि वो प्रेस फोटोग्राफर है। तो इस चीज़ों को, ऐसे दुष्प्रचार को भी ठीक करने की आवश्यकता है। जी यूसुफ साहब। जी पुष्पेंद्र साहब, आपने बहुत ठीक बात कही। और दूसरी बात यह है कि जब एक बार गलतफहमी पैदा होती है तो उसके नुकसान होते हैं। बहरहाल ये इस चर्चा को यही विराम देने का वक्त आ गया है, और मैं धन्यवाद करता हूँ प्रमोद जोशी जी आपका भी, पुष्पेंद्र जी आपका भी, कि आपने वक्त निकाला, इससे अपना कीमती वक्त निकाला इस प्रोग्राम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का। और इसी के साथ इस प्रोग्राम को यही खत्म करने की इजाजत दीजिए। फिर मिलते हैं इस और मुद्दे के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।